नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या रहेगी 65 और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। देखिए, इसमें 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो पश्चिम देशों ने अपने स्वार्थों के लिए, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस है, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन ने जो औपनिवेशिक आक्रमण किया, ठीक है, उसके बारे में इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो आज पहला प्रश्न जो हम लगाने जा रहे हैं वो दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका में मुख्य रूप से किन दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य रहा? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ध्यान से उत्तर लगाएं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य जो रहा था वो रहा था इंग्लैंड का और फ्रांस का। ठीक है, इंग्लैंड का भारत पर भी था औपनिवेशिक राज्य, और कहां पर था? दक्षिण अफ्रीका में भी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहां अगला प्रश्न पूछा गया है, रेगिस्तान शताब्दी में भारत संसार के सबसे धनी देशों में से एक था। इस कथन की पुष्टि ट्रेवनियर, एडम स्मिथ, वर्नियर जैसे लेखकों ने की है। ये शताब्दी कौन सी थी? ये सभी जो हैं लेखक हैं, और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं उनमें इस चीज का वर्णन किया है कि भारत जो है संसार के सबसे धनी देशों में से एक था, और इसकी पुष्टि इन्होंने की है। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में इन्होंने कहा कि भारत सबसे धनी देश था? तो इसका सही उत्तर रहेगा 17वीं शताब्दी जो थी, इस टाइम पीरियड में भारत संसार के सबसे अधिक धनी देशों में से एक था। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत में आने वाले व्यापार के मार्ग कौन से थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत में आने वाले मार्ग कौन से थे? तो देखिए, पहला है मध्य एशिया की आक्संस नदी से लेकर कैस्पियन व काले सागर तक। दूसरा है सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर को रास्ता जाता है। तीसरा है लाल सागर से होता हुआ मिस्र तक और भूमध्य सागर पार करके यूरोप तक। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा मार्ग जो है भारत में आने वाले व्यापार के लिए उचित था, या ये सभी थे? तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये तीन मार्ग जो हैं, ये तीनों के तीनों ही भारत में आने के लिए जो है व्यापार के लिए मार्ग थे। क्या होता है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, और ये मार्ग जो है बंद हो गए बाद में। ठीक है, और यानी कि आप 1453 भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में ये मार्ग क्या हो गए? बंद हो गए। अब क्या हुआ, बाद में वास्को डी गामा आता है। किस तरीके से पहुंचता है भारत में? आशा अंतरीप होता हुआ। कहां से? आशा अंतरीप होता हुआ वास्को डी गामा एक गुजराती व्यक्ति के साथ जो है कालीकट पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वास्को डी गामा से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो सही उत्तर लगाएं। सब जानते हैं 1498 में पहुंचा था, लेकिन पहुंचा कब था? 17 मई, 17 जून, 17 अगस्त अथवा 17 अप्रैल 1498। तो सही उत्तर लगाएं। देखिए, ये पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस भी इससे पहले निकला था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन अगर प्रथम यूरोपीय की बात करें जो यूरोप से भारत के लिए निकला समुद्री मार्ग से, तो वो वास्को डी गामा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, और वहां पर एक शासक था जिसका नाम था, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सा शासक था जिसने इसका स्वागत किया था? जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था कालीकट के बंदरगाह पर, और कुछ जो है वास्को डी गामा को कुछ सुविधाएं वहां पर प्रदान की थी। और वास्को डी गामा जो पहली बार भारत आया तो 3 महीने के लिए वो भारत में रहा था, और इसने क्या किया? इसने एक तो कन्नानौर, कालीकट,
और कोचीन, इन तीनों जगह में व्यापारिक जो केंद्र हैं वो स्थापित किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने अभी आपसे बात कही है, वास्को डी गामा जो है उसने 3 व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी, कन्नानौर की, कालीकट की और कोचीन की। ये पहली बार स्थापित नहीं की थी जब वो 1498 में आया था। जब ये दूसरी बार भारत आता है तब वो इन तीनों व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करता है, ये भी याद रखिएगा। और ये दूसरी बार भारत कब आया था, ये आपको उत्तर लगाना है, ठीक है, जब ये तीनों व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करता है। तो ये भारत में आया था दूसरी बार 1502 में, पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार 1502 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाएं। भारत में पुर्तगाली जो अधिकृत प्रदेश थे उनका पहला वायसराय जो था वो डी अल्मेडा था। कौन था? डी अल्मेडा। ओके, और डी अल्मेडा जो है इसने पुर्तगाली जो प्रदेश थे उनको अधिकृत किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्लू वाटर पॉलिसी के प्रणेता कौन थे? डी अल्मेडा, अल्फांसो, डी अल्बुकर्क या वास्को डी गामा, ठीक है। और 5वां ऑप्शन है अम्बोयना। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जो प्रणेता थे वो थे डी अल्मेडा, जो पहला वायसराय था पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का, ठीक है। और इस नीति के तहत इसने क्या किया, अपने जो समुद्री सैन्य शक्ति थी उसको बढ़ाने का काम किया। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, वह पुर्तगाली वायसराय जिसने गोवा को 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया और गोवा को पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बना दिया, ठीक है। ये 2 तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पुर्तगाली वायसराय का नाम भी पूछ लिया जाता है और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा बीजापुर का कौन सा शासक था जिसे कि पुर्तगालियों ने गोवा को जीतकर और उसे हराया था, ठीक है। तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, वह पुर्तगाली वायसराय जिसने गोवा को 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता और गोवा को पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बनाया। तो ये जो वायसराय था ये था अल्बुकर्क, ठीक है। ये सेकंड वायसराय था, याद रखिएगा, पहला डी अल्मेडा है, दूसरा वायसराय अल्बुकर्क था, ठीक है। कई बार इनका जो क्रम है वो भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, किस सन में गोवा, दमन, दीव पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र हुए? किस सन में गोवा, दमन और दीव ये तीनों पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र हुए? तो ये सही था। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर है 1961। 1961 में गोवा, दमन, दीव पुर्तगाली सरकार से स्वतंत्र हुए, ठीक है। और गोवा जो है ये आपके भारत का हिस्सा बन गया। देखिए 17वीं शताब्दी की जो शुरुआती दौर था, ठीक है, उस समय क्या हुआ, पुर्तगाली जो शक्ति है उसका ह्रास हो गया, यानी कि उसकी शक्ति में कमी आ गई। क्यों? अंग्रेज लोग आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, तो उन सब की वजह से क्या हुआ, 17वीं सदी की शुरुआती दौर में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास हो गया। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डच निवासी थे, डच कहाँ के निवासी थे? तो डच जो थे, डच निवासी थे हॉलैंड के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। 12वां प्रश्न है आपके सामने, बांटम, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम में व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किए? तो कौन सी शक्ति थी? जो डच थे इन्होंने बांटम, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि डच आए थे और अंग्रेज जो आए थे वो एक तरह से मित्र की तरह भारत में एंटर हुए थे, ठीक है।
भारत में मद्रास तट का जो नागापट्टनम और बंगाल का जो चिनसुरा का प्रदेश था वो किसके पास था? डचों के पास था। ठीक है, और देखा जाए तो शुरू से अंत तक जो डच थे उनकी स्थिति भारत में महत्वपूर्ण नहीं रही, क्योंकि किसकी स्थिति जो है महत्वपूर्ण थी? अंग्रेजों की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और भारत में याद रखिएगा नागापट्टनम जो कि मद्रास तट पर है और बंगाल का चिनसुरा ये डचों के पास था। और ये चीज जो है अंग्रेजों को खटकती थी कि ये क्षेत्र इनके पास क्यों है, क्योंकि बंगाल का अधिकतर क्षेत्र जो था, अधिकतर जो वहां पर कारखाने स्थापित किए थे मद्रास आपके अंग्रेजों ने किए थे। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, डेनमार्क वासियों ने अंग्रेजों को अपनी बस्तियां कब बेच दी? तो देखिए डेनमार्क की स्थिति कोई खास नहीं रही। 1845 तक क्या है, ये अंग्रेजों को अपनी बस्तियां बेच चुके थे। और देखिए तंजौर जिले में और जो आपके एक सेकेंड देखिए डेनमार्क वासियों ने अंग्रेजों को अपनी बस्तियां जो है 1845 में बेच दी। तंजौर जिले का और जो श्रीरामपुर की जो बस्तियां थी, श्रीरामपुर और तंजौर जिले के अंतर्गत थी ये, और ये बस्तियां इन्होंने जो है 1845 में अंग्रेजों को बेची थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों की कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज व उनके गवर्नर को बाहर व्यापार का जो एकाधिकार पत्र था वो कब सौंपा था? जल्दी से उत्तर लगाएं। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ये जो कंपनी थी लंदन के व्यापारियों की, इसको एकाधिकार पत्र सौंपा था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 में। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज सूरत बंदरगाह पहुंचा, उसका नाम क्या था? तो उस जो जहाज है उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। 16वां प्रश्न है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को किस ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जहां उसे अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो गई? तो किस ब्रिटिश सम्राट ने भेजा था सर टॉमस रो को? आपको बताना है। सही उत्तर है सम्राट जेम्स प्रथम, इन्होंने भेजा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के रूप में जो बंबई मिला था वह कंपनी को 1661 में मात्र कितने पौंड वार्षिक किराए पर प्राप्त हो गया? तो देखिए पुर्तगालियों ने इसे किसे दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया 1661 में किराए के रूप में बंबई को। तो कितना किराया वो लेते थे साल का? तो ये किराया था 10 पौंड, मात्र 10 पौंड में बेच दिया। ठीक है, बंबई किसका था? इंडिया का। किसने किसको बेचा? पुर्तगालियों ने। अंग्रेजों ने किसको बेच दिया? पुर्तगालियों ने किसको बेच दिया? ब्रिटिश कंपनी को। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कब बनाया गया? फोर्ट विलियम जो है एक देखिए कारखाना था और एक दुर्ग जो है वो कलकत्ता में बनाया गया था फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम क्या था? एक दुर्ग था और इसी के साथ एक कारखाना भी उसी सन में बनाया गया, वो सन है 1696। काफी महत्वपूर्ण था फोर्ट विलियम। 19वां प्रश्न है, किस डॉक्टर के द्वारा, देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है, किसी ना किसी जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। किस डॉक्टर के द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया गया, जिससे प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने 1717 में 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया? तो कौन सा डॉक्टर था जिसने फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया? तो उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। अब देखिए फर्रुखसियर ने जो ये
चलिए, दस्तक था, ठीक है। दस्तक क्या था? एक विशेष अनुमति पत्र चुंगी शुल्क से मुक्ति के लिए, एक विशेष अनुमति पत्र जो अंग्रेज अधिकारियों को दिया गया, एक विशेष अनुमति पत्र जो गवर्नर को दिया गया, एक विशेष अनुमति पत्र जो महारानी एलिजाबेथ को कर मुक्त व्यापार हेतु दिया गया। तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा दस्तक जो था वो एक विशेष अनुमति पत्र था जो चुंगी शुल्क से मुक्ति के लिए था, और किसने दिया था? सम्राट फर्रुखसियर ने, ठीक है। इसी को दस्तक कहते थे, जो 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल के जो कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त किया था, ठीक है, यही दस्तक था। अगला प्रश्न है, 14वें लुई और उसके मंत्री कोलबर्ट द्वारा किस सन में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? तो देखिए कोलबर्ट काफी महत्वपूर्ण मंत्री था 14वें लुई का, और इन दोनों ने मिलकर 1664 में किस कंपनी की स्थापना की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो की थी। 22वां प्रश्न है आपके सामने, सूरत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है कि सूरत में पहली फ्रांसीसी जो कोठी थी उसकी स्थापना 1667 में की गई, ठीक है, 1667 में। चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पौंडीचेरी में किसकी बस्तियां थी? बहुत महत्वपूर्ण है, ये कासिम बाजार की बस्ती है, चंद्रनगर की, बालासोर की, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण जो है बस्तियां थी। किसकी थी? ये फ्रांसीसियों की बस्तियां थी। कर्नाटक के युद्ध जो काफी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं को जो है ये किनके मध्य हुए थे? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य है। कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष किस फ्रांसीसी गवर्नर के समय हुए? तो बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर था जिसके समय फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ, तो ये था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? देखिए फ्रांसीसियों की असफलता के कारण ये थे कि एक तो सरकारी कंपनी जो थी वो सरकारी थी। एक सेकेंड, देखिए एक तो सरकारी कंपनी होना, ठीक है, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने काम में स्वतंत्र थी क्योंकि निजी कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप झेलना पड़ता था। दूसरा कारण था अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा जो था फ्रांसीसियों से कहीं अधिक मजबूत था, इसीलिए वो इतने सारे जो क्षेत्र हैं उन पर अपना उपनिवेश स्थापित कर पाए। फिर है अंग्रेजों के पास समृद्ध बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत अकेला बंगाल नहीं था, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है, कुछ बिहार का एरिया भी शामिल था, तो वहां पर अच्छी फसल होती थी। तो ये समृद्ध बंगाल प्रांत किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों का युद्ध के समय भी व्यापार पर ध्यान था, जबकि जो फ्रांसीसी थे वो केवल युद्ध पर ध्यान दे रहे थे, अपने व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे कर्नाटक के युद्धों के समय। फिर है फ्रांस सरकार द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुलाना। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी डुप्ले की भारत में, उस समय फ्रांस की सरकार ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया, ठीक है। इसके ये सभी कारण थे। और देखिए ये इसके अलावा जो फ्रांसीसी कर्मचारी थे उनमें भी समन्वय का अभाव था, जबकि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज कर्मचारी थे, उनमें समन्वय बहुत बढ़िया था एक दूसरे के प्रति। चाहे वो बंबई है, चाहे वो मद्रास है, चाहे वो कलकत्ता है, इन तीनों की आपस में अच्छी बनती थी इनके कर्मचारियों की, ठीक है। एक जगह मुसीबत आती दूसरा वहां पर पहले पहुंच जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बैठते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नादिर शाह का आक्रमण एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जिससे मुगल साम्राज्य का लगभग अंत हो गया, ये युद्ध क्रमशः कब हुए थे? देखिए नादिर शाह का आक्रमण ये भी मुगल जो है उनके समय में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का जो पानीपत का युद्ध हुआ है मराठों के साथ, तो मराठे किसका सहयोग दे रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे? मुगलों के लिए, ठीक है। तो देखिए ये कब युद्ध हुआ था? तो देखिए 1739 में तो हुआ था नादिर शाह का आक्रमण, और इस समय
मुगल साम्राज्य की जो है नींव कुछ उखड़ गई थी, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो मुगल साम्राज्य तो समाप्त हुआ ही, साथ ही जो मराठे हैं उनकी शक्ति भी बिल्कुल क्षीण हो गई। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अब ये आक्रमण हुए, उसके बाद क्या हुआ कि 18वीं सदी में सैयद बंधु आते हैं। कौन आते हैं? सैयद बंधु, जो क्या बनाते हैं? सम्राट बनाते हैं। मुगल सम्राटों को बनाने वाले भी इनको कहा जाता है इतिहास में। सैयद बंधुओं का षड्यंत्र शुरू हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जो आक्रमण हुए हैं इससे जस्ट पहले 1707 के लगभग कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं। अमीरों के द्वारा, जो अमीर होते हैं मुगल दरबार में, वो क्या करते हैं? क्षेत्रीय जो है अमीरों में एक तो भेदभाव होता है आपसी, और दूसरी बात जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो क्या करती है? चाहे राजपूत हैं, चाहे मराठे हैं, चाहे दूसरे जो क्षेत्र हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये कारण थे कि अंग्रेज जो हैं और भी ज्यादा मजबूत हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, किस शताब्दी में मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में अपनी शक्ति का विस्तार उत्तर भारत में भी किया? तो जल्दी से उत्तर लगाइए। तो देखिए 18वीं शताब्दी जो है इसमें मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में अपनी शक्ति का विस्तार किया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में। कब होता है? 14 जनवरी 1761 में। और इस युद्ध में जो है देखिए इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो है उनके मध्य, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। और मुगलों की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? मराठों पर होता है। 14 जनवरी 1761 में ये हार जाते हैं मराठे। अगर इस युद्ध में मराठे जीत जाते तो क्या होता? तो अंग्रेजों में कभी भी इतना साहस नहीं आता कि वो भारत को गुलाम बना सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इसका उत्तर रहेगा 14 जनवरी 1761, पहला ऑप्शन। 29वां प्रश्न है, अवध व अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? काफी फेमस है, काफी महत्वपूर्ण है इलाहाबाद की संधि, और ये हुई थी कब? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है शायद। हाँ, तो देखिए अवध और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की जो संधि होती है किनके मध्य होती है? तो एक तो होता है वेलेजली अंग्रेजों का, और सुजाउदौला, इन दोनों के मध्य जो है ये संधि होती है। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला था मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये सभी शासक रहे थे, लेकिन मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सब जानते हैं 1764 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। पलासी का युद्ध कब होता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। पलासी का युद्ध होता है 23 जून 1757। हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर अपना प्रभाव कब स्थापित किया? जैसे ही शासक की मृत्यु होती है तब जो है 1761 में अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। देखिए शासक तो ये बनता है 1766 में, जब शासक जो है मैसूर के शासक की जो है डेथ हो जाती है, लेकिन इसका जो मैसूर की सत्ता पर प्रभाव था ये 1761 में स्थापित हो गया था। दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, 1766 में ये गद्दी पे बैठा था। अगले प्रश्न की ओर बैठेंगे, चलेंगे। किस शासक के समय जाट राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो ये सभी शासक जो हैं जाट राज्य के शासक रहे हैं। बदन सिंह है, राजा राम है, चूड़ामन है, सूरजमल है, लेकिन ऐसा शासक जो जाट राज्य उस समय चरमोत्कर्ष पर रहा हो वो है सूरजमल। कौन था? सूरजमल। इसने मराठों की भी हेल्प की थी। ठीक है, जाटों का प्लेटो भी इसे कहते थे। यूपी तक आपके राजस्थान का एरिया है, यूपी का एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा दिल्ली का एरिया है, ये सारा जाट राज्य में उस समय था, सूरजमल के समय। पंजाब को सिख सरदारों ने कितनी मिसलों में बांट रखा था?
तो पंजाब को सिख जो सरदार थे उन्होंने 12 मिसलों में बांट रखा था, 12 मिसलें थी। और रणजीत सिंह जब आते हैं, रणजीत सिंह क्या बन जाते हैं, सुकर चुकिया जो मिसल है उसके प्रधान के बेटे होते हैं। और ये 12 के 12 मिसलों को क्या करते हैं, मिला देते हैं और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं और उसके शासक बनते हैं। और जब तक रणजीत सिंह शासक रहते हैं पंजाब के, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जो आपके पंजाब की जो सत्ता है उसको छीन सकें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य कर्नाटक के युद्ध कब हुए? तो कर्नाटक के युद्ध हुए थे, ये सभी जो हैं कर्नाटक के युद्ध हुए थे, ये तीनों ही, तो ये उत्तर आ जाएगा, ये सभी 3 युद्ध हुए हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। वेंसीटाट की संधि कब हुई? जल्दी से उत्तर लगाएं। वेंसीटाट की संधि जो है ये हुई थी 1760 में। ठीक है, कब हुई थी? 27 सितंबर को हुई थी। मीर कासिम और वेंसीटाट अधिकारी था, वेंसीटाट इन दोनों ने की थी। मीर कासिम जो है वो उसको भावी नवाब बनाने के लिए गुप्त संधि थी, मीर जाफर को हराने के लिए। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के बाद की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो कब हुआ था?